नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है योग्यता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं पॉलिटिकल साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस, एनडीए इत्यादि में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं आपको इन प्रश्नों को बहुत ही डिटेल के साथ में समझाऊंगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह कामचलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। दोस्तों, पहले आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजें। उसके बाद मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करवाने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का जब सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो उसमें जो है राज्य का जो उच्च सदन होता है अर्थात जो विधान परिषद होता है उसके सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए जब राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होगा तो उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं इसको। पहला कथन दिया गया है, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह कथन सत्य है, क्योंकि दोस्तों भारत के महान्यायवादी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले। दूसरा कथन है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, लोकसभा में बोल सकता है। तो दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के साथ साथ लोकसभा में बोलने का भी अधिकार प्राप्त है। चौथा कथन है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे लोकसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3, जो कि सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था? इसके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1989 से 1980 के बीच में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता के रूप में भी जाने जाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या के संबंध में क्या सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं 530 राज्यों के और 20 संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत। दूसरा ऑप्शन है इसका 540 राज्यों के और 10 संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तीसरा ऑप्शन है 525 राज्यों के और 15 संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। और चौथा ऑप्शन है 520 राज्यों के और 25 संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताएं। देखते हैं इसको। इसका राइट आंसर होगा ए, 530 राज्यों के और 20 संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत। दोस्तों, जो लोकसभा होती है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552। इसमें से 530 सदस्य जो होते हैं वो
राज्यों से चुने जाते हैं, स्टेट से चुने जाते हैं। और जो 20 सदस्य होते हैं वो यूटी से चुने जाते हैं, संघराज्य क्षेत्रों से। और जो 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार अधिकतम संख्या जो हो गई 552 हो गई। उसमें से 530 राज्यों के, 20 संघराज्य क्षेत्रों के और 2 मनोनीत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 12 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के सीधे बाध्यकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा कथन है, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आम चुनाव तथा राज्य के चुनाव में अपना मत देना एक मूल कर्तव्य है, ताकि भारत में एक सक्रिय लोकतंत्र संपोषित रहे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, केवल 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं इसको। पहला कथन है, भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 12 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 12 नहीं बल्कि 11 मूल कर्तव्यों को दिया गया है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के सीधे बाध्यकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह कथन सही है, क्योंकि जो मूल कर्तव्य है वो बाध्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है। तीसरा कथन है, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आम चुनाव तथा राज्य के चुनाव में अपना मत देना एक मूल कर्तव्य है, ताकि भारत में एक सक्रिय लोकतंत्र संपोषित रहे। यह कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में ऐसा मूल कर्तव्य नहीं दिया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा को एकांतिक शक्ति प्राप्त है, और उसे यह शक्ति अनुच्छेद 311 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? और इसके ऑप्शंस हैं, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। तीसरा कथन है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। चौथा कथन है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती, जीएस पाठक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है? तो इसमें आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति दिए गए हैं इसमें से कौन पहले हुआ है, कौन बाद में हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी जी, और ये 1967 से 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद होते हैं जीएस पाठक। जीएस पाठक बनते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और ये 1969 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद बीडी जत्ती बनते हैं भारत के उपराष्ट्रपति 1974 से 1979 तक, और उसके बाद एम हिदायतुल्लाह बनते हैं भारत के उपराष्ट्रपति 1979 से 1984 तक। इस प्रकार इसका सही कोड क्या बनेगा, 1432। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं।
और इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और केआर नारायणन, बीडी जत्ती और केआर नारायणन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है, सभी संसद सदस्यों और सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर होता है, लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए, निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका जो चुनाव होता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है और ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसका अर्थ होता है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि कोई राज्य छोटा होता है और कोई राज्य बड़ा होता है, तो दोनों के मतों के मूल्य जो है बराबर नहीं होंगे, दोनों को अलग अलग मूल्य दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रही संख्या 250 है। दूसरा कथन है, राज्यसभा में 283 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तीसरा कथन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। और इसके ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, या फिर डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं इसको। पहला कथन है कि राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रही संख्या 250 है। ये कथन सही है, क्योंकि 238 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रही संख्या 250 है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, राज्यसभा में 283 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, ना कि 283, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं और उसे यह शक्तियां भारतीय संविधान के 311 के तहत प्राप्त हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल 1, जो कि बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। और इसके ऑप्शन हैं, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। या फिर चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, जो धन विधेयक होता है उस पर लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। पहला कथन है, देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक बजट निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। दूसरा कथन है,
शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। तीसरा कथन है संविधान के 91वें संशोधन के पूर्व मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था। या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताएं। चलिए देखते हैं। देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक बजट निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा कथन है संविधान के 91वें संशोधन से पूर्व मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि दोस्तों जो संविधान का 91वां संशोधन हुआ उसमें मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। इसलिए ये भी कथन सही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं कुल सदस्यों के 10%, 25%, 20%, 15%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा कुल सदस्यों के 20%। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम 20% सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव यदि लोकसभा में है तो 100 सदस्य कम से कम, यदि राज्यसभा में है तो फिर 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय इसके ऑप्शन हैं जरूरी नहीं वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरा कथन है जरूरी नहीं वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तीसरा कथन है संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। चौथा है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। और इसके ऑप्शंस हैं संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तीसरा कथन है इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है इसका इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। संसद किसी भी नए राज्य का जब निर्माण करती है तो उसके तहत जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और अनुच्छेद 3 के तहत जो संशोधन होता है उसको हम लोग संविधान संशोधन ना कह करके उसे सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। और इसके ऑप्शंस हैं सदन में बहुमत वाले दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को अपनाकर। बी ऑप्शन है सदन की कुल सदस्यता के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा। तीसरा ऑप्शन है सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा। या फिर डी ऑप्शन है सदन की सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा,
दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। इसे कूट दिए गए हैं 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 3 और 4, ये सभी आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये सभी उपरोक्त जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं वो सब गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का उपाध्यक्ष। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जबकि नीति आयोग का उपाध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वह उसको सहायता प्रदान करता है। तीसरा कथन है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वह राष्ट्रपति को सूचित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसके ऑप्शन हैं 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। आपको बताना है कि उपरोक्त कथन कौन कौन से सही हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहला कथन है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि जो संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जो विधेयक पारित किए जाते हैं, उसको सिर्फ राष्ट्रपति ही हस्ताक्षर करता है, उसके बाद ही वो कानून बनता है। प्रधानमंत्री के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता उसको। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वह उसको सहायता प्रदान करता है। ये कथन सही है। तीसरा कथन है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वह राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो ये भी कथन सही है। इस प्रकार से सही उत्तर बनेगा 2 और 3, जो कि डी ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकलेखा की संसदीय समिति, इसमें पहला कथन दिया गया है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा कथन है सरकार की विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा कथन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो आपको बताना है कि जो लोकलेखा की समिति होती है उसके बारे में इसमें जो कथन दिए गए कौन कौन से सही हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहला कथन दिया गया है लोकलेखा समिति के बारे में कि लोकसभा के ये 25 सदस्यों से गठित होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों जो लोकलेखा समिति होती है उसमें अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं, और ये 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं सरकार की विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। ये कथन सही है। तीसरा कथन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये भी कथन सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर बनेगा 2 और 3, जो कि बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मिलकर बनता है, केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो आपको बताना कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका जो निर्वाचन होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को शामिल किया जाता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में
लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है। सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्यसभा में कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है। या फिर चौथा कथन है लोकसभा में बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्यसभा में कर सकता है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकता है। तीसरा कथन है अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है, ये कथन सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह सिर्फ राज्यसभा में ही मतदान कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में लाया जाता है, इसलिए वो वहाँ पर मतदान नहीं कर सकता है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। इसके ऑप्शंस हैं सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा डी। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, सदनों का पूर्ण बहुमत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। भारत में संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कार्यकाल दिए गए हैं, दोनों को मैच कराना है। तो दोस्तों इसको हम लोग मैच कराते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1967 से 1969 तक रहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह होते हैं 1982 से 1987 तक, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है KR नारायणन, ये 1997 से 2002 तक रहते हैं। तीसरा है लास्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1992 से 1997 तक रहते हैं। इस प्रकार सही कूट क्या बनेगा? 1 2 3 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। तीसरा ऑप्शन है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। या फिर चौथा है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही नहीं है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये कथन गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा, उच्चतम न्यायालय की अनुमति लेगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसको दोस्तों। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनिवार्य रूप से अनुमति देगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक ही बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन।
दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने और उनका पालन करें। तीसरा है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। या फिर चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आपको बताना कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने और उनका पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भारत के मूल कर्तव्य हैं। जबकि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें ये मूल कर्तव्य नहीं बल्कि एक मूल अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है। अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करना, जब अध्यक्ष का निर्वाचन होना असंभावित हो अध्यक्ष के रूप में स्थापन्य होना, नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण किए रहना एवं सदस्यों को शपथ दिलाना। लास्ट है सदस्यों के निर्वाचन प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की समीक्षा करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा सी। अस्थायी अध्यक्ष का कार्य नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण किए रहना एवं सदस्यों को शपथ दिलाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस, एनडीए इत्यादि परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।